बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिए है उसको डिस्कस करेंगे अभी। और जो कंडीशनल का बात थोड़ा सा रह गया है, कंडीशनल पहले परमुटेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे चले जाएंगे। वही से मेन 12th का पार्ट स्टार्ट होता है। तो चलिए पहले सवाल जो दिए थे उसको देख ले। आपको एक सवाल देके गए थे, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using the letters of the word Mississippi so that no two S's are together। तो इसको कैसे सोचना है? गैप मेथड से। तो आप सिर्फ ये देखिए कि स्टॉक में जो आपके पास है उसमें S पे कंडीशन है, तो उसको स्टॉक से बाहर कर दीजिए। तो कितना S है? 4, ये बाहर कर दीजिए। बाकी को आप लिख दीजिए। तो क्या बचा? M I I, फिर I P P I। गैप देखिए, टोटल लेटर कितना था? 3 3 6 3 9 2 11, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर है और 4 इधर है। तो 7 के बीच में गैप कितना होता है? 8। तो 8 गैप में से हम कितने गैप का यूज करेंगे एट ए टाइम? 4। तो 8 प्लेसेस जो अवेलेबल है उसमें से 4 प्लेसेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसमें हम एस को भेज दिए। मान लीजिए 4 जगह एस को हम लिख दिए, कहीं पे भी 4 जगह। अब क्वेश्चन में जो पहले से था वो अपने में अरेंज होगा, तो कंडीशन वायलेशन नहीं होगा। तो 7 चीज है और ये सातों चीज एक दूसरे से अलग नहीं है। सर्टेन थिंग्स आर रिपीटेड। जैसे आई आया तो 4 बार आया, तो वो अपने में अरेंज नहीं हो पाएगा। पी आया 2 बार आया, तो जो चीज क्वेश्चन में पहले से था वो अपने में अरेंज हो सकता है। कितने वे से? फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। और 4s अपने में कितने वे से अरेंज हो सकता है? फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4। यानी एक ही तरीका से, जीरो तरीका नहीं बोलेंगे, एक तरीका बोलेंगे, एस 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 एस। वो अपने में अरेंज होकर नया केस नहीं बना पाएगा, एक ही केस मिलेगा वो। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रिंग मेथड पे, कंडीशनल का ही एक और मेथड। ठीक है, तो स्ट्रिंग मेथड एक नाम दिया गया है, स्ट्रिंग मेथड। सवाल सुनिए, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड using the letters of the word vowels। ये एक वर्ड है, so that vowel may occupy odd places। तो ऑड इवन प्लेस पे सवाल होगा तो उसको ऐसे सोचेंगे। तो आप पहले ये देखिए कि कितना लेटर वर्ड है, VOWELS, तो 6 लेटर वर्ड है। तो आप उसका पोजीशन का नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इवन है तो आधा प्लेस ऑड प्लेसेस होता है, आधा इवन प्लेसेस होता है। मतलब 3 ऑड प्लेस है यहाँ, 3 इवन प्लेस। स्टॉक में देख रहे हैं तो कंडीशन किस पे है? तो वॉवेल पे है। तो इसके अंदर वॉवेल क्या दिख रहा है? O और E, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट बचा वो क्या है जिसपे कंडीशन नहीं है? VWLS, तो कोई भी रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो ऑड प्लेस पे बात किया है, तो ऑड प्लेस कितना अवेलेबल है? 1 3 और 5, मतलब 3 ऑड प्लेस। और वॉवेल्स कितना है? 2। तो ये 3 प्लेस में से 2 प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं।
ये 3 प्लेस में से 2 प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं और वहां पे क्या रख सकते हैं, क्या रख दे, वॉवेल्स को रख दे। ठीक है, बाकी जो खाली जगह बचा, 2 ही प्लेस ऑक्युपाई कर पाएगा वॉवेल, कोई भी 2, तो बाकी 4 प्लेस अभी भी खाली है, वहां पे क्या रखते हैं, कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद बोले वॉवेल्स अपने में सीट एक्सचेंज करे तो कोई तकलीफ नहीं, तो 2 डिफरेंट वॉवेल था तो फैक्टोरियल 2, और कॉन्सोनेंट अपने में सीट एक्सचेंज करे, दे आर ऑल्सो डिफरेंट अमंग देमसेल्फ, तो फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आंसर। सबसे पहले क्या देख लेंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अगर ऑड होगा तो ऑड वाला एक ज्यादा होगा। मान लीजिए अगर 11 लेटर वर्ड होगा तो ऑड ऑड प्लेसेस कितना होगा, 7, 7 नहीं 6। अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 होगा तो 6 होगा ऑड प्लेस और 5 होगा इवन प्लेस। ठीक है, ऑड वाला एक ज्यादा होगा इवन से। ठीक है, बाई 2 करते तो 6.5 आता। ठीक है, 5.5 आता। बाई 2 करते, 11 को बाई 2 करते तो 5.5 आता। तो आधा किस में बढ़ाना है, ऑड वाले में। का है 11 तक अगर जाइएगा तो स्टार्टिंग भी ऑड से हुआ और एंडिंग भी ऑड से हुआ। अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इवन है तो बाई 2 कर दीजिएगा तो ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस दोनों बराबर होगा और वो निकल जाएगा। एक सवाल और यहीं पे ले लेते हैं। यहाँ पे है हाउ मेनी different words can be formed using the letters of the word Honolulu, Honolulu। ठीक है, so that कितना लेटर है, 3, 3, 6 और 2, 8। वॉवल कितना है, 4। so that vowels may occupy odd places। या बोलेगा एक ऑड लिए तो एक इवन ले लीजिए। चलिए इवन प्लेसेस, तो 8 लेटर है तो पहले ऐसे बॉक्स बना लीजिए, कोई भी खाली नहीं रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु। तो वॉवेल्स पे कांस्टेंट है, तो वॉवेल्स कितना है, यू यू 1, 2, 3 और वो, और बाकी क्या बचा, एच एन एल एल, 8 हो गया। तो वॉवेल्स 4 है और इवन प्लेस भी 4 है, तो 4C4 वहां वॉवेल्स को भेज दिए। 4 वॉवेल्स अपने में कितने वे से अरेंज हो सकता है, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3, क्यों, 3 एक जैसा है। और कॉन्सोनेंट्स को बाकी जो जगह खाली है वहां भेज दिए, वो अपने में कितने वे से अरेंज हो सकता है, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2। तो ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलिए और बात करते हैं। इस सवाल को प्रोबेबिलिटी में लाना, सिर्फ एक लाइन यूज करना होगा कि ऐसा वर्ड बनने का क्या प्रोबेबिलिटी है। सारा वर्ड बना लिए, ऐसा एक वर्ड सेलेक्ट किए, सारा वर्ड बना हुआ में से एक वर्ड सेलेक्ट किए, उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वर्ड में वॉवेल्स जो है वो इवन प्लेस को ऑक्युपाई किया होगा। तो फेवरेबल मिल गया। टोटल क्या होता है, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई यू आया है 3 बार, फैक्टोरियल 3, एल आया है 2 बार, फैक्टोरियल 2। अगर इसी सवाल को प्रोबेबिलिटी में बदलना होता तो different words are formed, different words are formed
using the letters of the word Honolulu. What is the probability? What is the probability that vowels may occupy even places? हो गया प्रोबेबिलिटी का सवाल। तो क्या देखें, वॉवेल्स है ओ यू 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 और ये है एच एन एल एल, तो फेवरेबल लिख रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा मेथड, स्ट्रिंग मेथड। तो 8 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इवन प्लेस कितना है 4, तो वॉवेल्स उसमें रखना है। तो 4 प्लेस में से चारों चुनना पड़ेगा, क्या है 4 वॉवेल्स है। फिर वॉवेल्स अपने में सीट वहाँ वॉवेल्स को भेज दिए, बाकी जो जगह बचा वहाँ कॉन्सोनेंट को भेज दिए। फिर वॉवेल्स अपने में सीट एक्सचेंज करेगा, तो क्या आएगा फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3। कॉन्सोनेंट अपने में सीट एक्सचेंज करेगा, तो क्या आएगा फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, अगर कोई कांस्टेंट नहीं होता तो how many letters are there? 8 letters are there. Out of them U has occurred 3 times, तो वो अपने में रेंज होकर नया केस नहीं देगा। L has occurred 2 times, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, P of E क्या होता है, N of E डिवाइड बाई N of S, तो ये हो जाता है 4C4 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। काट लीजिए जो कटता है, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। फैक्टोरियल 4 24 गुना 24 576 फैक्टोरियल 8, ये तो 1 ही हो जाएगा। इसको भी और काट लीजिए, कट कर पाएंगे ना, हाँ वो आप जोड़ घटाओ कर लीजिए, गुना भागा कर लीजिए। अब रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन का बात करते हैं और क्वेश्चन के सहारे। देखिए क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड, किसका बात कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। इसके अंदर 2-3 सवाल ले लेते हैं, उस सवाल के सहारे आपको बाकी बात बता दें। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड can be formed using the letters of the word failure, FAILURE। कंडीशन इसमें दिया है कि F is always included, दूसरे में दिया है F is never included, ठीक है। तो A बना रहे, तो आपको बोले परमुटेशन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, नंबर 1 सिलेक्शन एंड नंबर 2 अरेंजमेंट। तो F इज ऑलवेज इंक्लूडेड, तो F को आपको लाने का जरूरत नहीं है, F यहाँ पे है, ठीक है। आपको कितना लाना होगा, यहाँ पे 3 लेटर लाना होगा चुन के और फिर उनको अरेंज कर देना होगा। तो देखिए सब का सब लेटर एक दूसरे से अलग है, तो F आ चुका है, तो इसको अब फिर से लाएंगे, डबल F तो नहीं आएगा,
एफ यही वाला आया है यहाँ, तो बचा 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर बचा है। तो 6 में से क्या करें, 3 चुन ले। तो ठीक से देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। AILURE में से कोई भी 3 बोलिए, तो यहाँ कितना लेटर हो गया, 4। अब उसे वर्ड बनाना है, मतलब ऑर्डर इज सिग्निफिकेंट। तो 4 डिफरेंट लेटर्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 4 वेज। तो ये आंसर हो गया। अगर आप बात कीजिएगा एफ इज नेवर इंक्लूडेड, तो एफ को बाहर कर दीजिए, वो ना चुनाएगा ना आया है। तब क्या बचा, 3 3 6, तो 6 में से ही 4 चुन लीजिए। एंड देयर अरेंजमेंट दे आर डिफरेंट, तो 4 डिफरेंट थिंग्स कितने में से अपने में अरेंज हो सकता है, फैक्टोरियल 4 वे से। आपको बोले हैं परमुटेशन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, नंबर 1 सिलेक्शन एंड नंबर 2 अरेंजमेंट ऑफ दैट सिलेक्टेड ग्रुप। तो काम आ रहा है। अब नेक्स्ट सवाल इसी पे ले लें। नेक्स्ट सवाल है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड using the letters of the word regulation so that there are exactly 4 letters between R and T। ठीक है, यहाँ रेस्पेक्टिवली वर्ड नहीं है, सिर्फ R and T लिखा हुआ है। तो आप बताइए यहाँ कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर वर्ड। और 10 एक दूसरे से आर नहीं आया, ई नहीं आया, सब ध्यान से देखें तो कोई भी रिपीट नहीं हुआ। तो 10 लेटर वर्ड है। तो आप ऐसे ब्लॉक बना लीजिए, 10 ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर वर्ड बना लिए, 10 बॉक्स बना लिए। आर और टी के बीच में 4 लेटर होना चाहिए, यानी आर अगर यहाँ पे आया है तो 1 2 3 4, टी यहाँ आएगा। और आर और टी एक ही बार आया है, एक बार ही आया है। तो हम फिक्सिंग कर सकते हैं 1 6 या 2 7 या 3 8 या 4 9 या 5 10। तो ये मूव कर सकता है कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स के टर्म में 5 तरीका से। ठीक है, मान लीजिए 1 मिनट एक केस का निकाल लें कि आर अगर फर्स्ट पे फिक्स हो गया, टी अगर 6 प्लेस पे फिक्स हो गया, तो बाकी सब डिफरेंट है, तो हमको सेलेक्ट करके लाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट करके भी लाइएगा तो वही आएगा। लेकिन अब क्या है कि अगर हम बोले कि जो भी खाली जगह उस पर भरो और अपने में अरेंज हो, तो ये क्या आएगा, 8 चीज बचा है। तो वो कितने वे से अरेंज हो सकता है, फैक्टोरियल 8 वेज, फैक्टोरियल 8 वेज। अब आर और टी के बीच में ये भी बात हो सकता है कि टी यहाँ आ जाए और आर यहाँ चला जाए, तो उसके चलते फैक्टोरियल 2। और जो फिक्सिंग आप 1 6 पे किए हैं, वैसे आप 5 बार फिक्सिंग कर सकते हैं, और हर बार ये बात हो सकता है। तो इनटू नंबर ऑफ केसेस क्या है, 5। ये हो गया आंसर। अगर यहाँ पे आर एंड टी रेस्पेक्टिवली लिखा होता तो ये बात डिलीट हो जाता, ये बात डिलीट हो जाता, इतने से काम चला लेते। ठीक है, इसी में एक सवाल और ले लेते हैं। नेक्स्ट,
एक और सवाल है आपके पास, हाउ मेनी different word can be formed using the letters of the word permutation so that there are exactly 4 letters between P and T, ऐसा है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो T 2 बार आ गया है और P एक ही बार है। ठीक है, तो आप जैसे रेगुलेशन वाला सवाल बनाए वैसे आप नहीं बना सकते, क्योंकि आप वहां अवेलेबल नहीं होंगे बताने के लिए कि हम ये वाला P और वो वाला T बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सो देखिए, कितना लेटर है, 3, 3 6, 3 9 और 2 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 11। आप बोलेगा हम P को यहाँ फिक्स कर देंगे और 1 2 3 4 के बाद T यहाँ रख देंगे तो और एक T कहीं आएगा, तो बोलेगा P और T के बीच में गैप बढ़ गया, या T यहाँ आ गया तो गैप कम हो गया। तो आप बोलेगा नहीं, हम ये पहला और 1 2 3 4 छठा पोजीशन पे जो T है उसका बात कर रहे हैं, फिर दूसरा सातवां का बात कर रहे हैं, तो T बीच में घुस जाएगा तो सिस्टम को गड़बड़ कर देगा। तो मान लीजिए कि एक लीनियर अरेंजमेंट करना है और एक आदमी और 2 राक्षस है, और कहा गया कि 2 राक्षस से बराबर दूरी पे रहो, तो यानी आदमी को बीच में रहना होगा और राक्षस को साइड में रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे T रख दिए, 1 2 3 4, तो यहाँ P रख दिए, फिर 1 2 3 4, अरे वाह पूरा ही सेट हो गया। ऐसे रखना होगा, ये सिस्टम में इसमें कोई बदलाव हम करने की स्थिति में नहीं होंगे, नहीं तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, जो कंडीशन दिया है उसका वायलेशन हो जाए। तो बाकी जो बचा वो क्या है, तो 11 में से 3 लेटर हटा दिए तो कितना लेटर बचा, 8, और वो 8 का 8 सब अलग है, तो आंसर 8 लोग अपने में कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 8। तो आंसर क्या हो गया, कितना छोटा सा आंसर है। और सवाल, हाँ, अगर यही वर्ड परमुटेशंस हो जाता तो ये 12 लेटर वर्ड हो जाता। ठीक है, तब आप फिक्सिंग कर सकते थे, 1 6 11, फिर 2 7 12, तो 2 केस हो जाता। अगर यही सवाल में अगर वर्ड हो जाता क्या, सेम सवाल, और वर्ड हो जाता परमुटेशंस, अब दोनों लग जाता। सेम सवाल, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस सो दैट देयर आर एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन P एंड T, तो 12 लेटर वर्ड होता। तो आप अगर फिक्सिंग किए थे 1 6 11, तो एक और फिक्सिंग हो सकता था 2 7 12, तो ये फिक्सिंग करने के बाद बाकी सब एक दूसरे से अलग होता। तो 12 में से 3 लेटर हटा दिए तो कितना लेटर बचा, 9, तो उस केस में आंसर होता फैक्टोरियल 9, और 2 तरह से फिक्सिंग हो सकता है, तो इंटू 2, ऐसे। तो सोचना है। अब इसी में एक और सवाल अल्टरनेट अरेंजमेंट का ले लेते हैं। इसी में एक और चीज ले आए, अल्टरनेट अरेंजमेंट। ठीक है, तो अल्टरनेट अरेंजमेंट का जैसे ही बात कर रहे हैं, इसी सवाल से आ जाइए जो हम दिए थे आपको, 6 boys and 6 girls sit in a row at random, find the probability that boys and girls sit alternately। तो alternately का मतलब है
कि अगर बॉय यहाँ बॉय 1 गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 2, बॉय 3 गर्ल 3, बॉय 4 गर्ल 4, बॉय 5 गर्ल 5, बॉय 6 गर्ल 6, मतलब एक बॉय एक गर्ल, ठीक है, ऐसे चलेगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि G1 के बगल में B1 ही हो, B2 भी आ सकता है। तो अगर ये एक अरेंजमेंट हम बनाए, इसमें अगर बॉय अपने में सीट एक्सचेंज करे तो 6 बॉय है, तो कितने वे से सीट एक्सचेंज कर सकता है? फैक्टोरियल 6। और गर्ल्स अगर अपने में सीट एक्सचेंज करे तो कोई तकलीफ नहीं होगा। हाँ, एक बात और है कि ये सीरीज जैसे बॉय से शुरू हो सकता है वैसे गर्ल से भी हो सकता है। गर्ल 1 बॉय 1 गर्ल 2, बॉय 2 गर्ल 3, बॉय 3 गर्ल 4, बॉय 4 गर्ल 5, बॉय 5 गर्ल 6, बॉय 6, ऐसा हो सकता है। तो इनटू 2 दो केस संभव है। हर केस के लिए बॉय से सीरीज शुरू होने वाला सीरीज गर्ल से शुरू होने वाला सीरीज हो सकता है, तो इसलिए क्या करेंगे इनटू 2। ये हुआ लीनियर अरेंजमेंट का बात, ठीक है। थोड़ा सा सर्कुलर भी देख लीजिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी में लिंक किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन, तो पहले बेसिक्स बात कर दें, फिर कोई क्वेश्चन भी ले लेंगे। तो मान लीजिए कि देयर आर सर्कुलर परमुटेशन का मतलब है कि एक सर्कल के अराउंड अरेंजमेंट करना है, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि ए यहाँ बैठा हुआ है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। अगर इधर आए एक और अरेंजमेंट हम बना रहे हैं इसी तरीके का, ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ, सी यहाँ और डी यहाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा सर्कुलर में क्या है कि कोई एंड नहीं होता है। सर्कल का खासियत क्या है कि वहाँ पे कोई एंड नहीं है, और सीट का कोई नंबरिंग भी नहीं किया हुआ है कि कहाँ शुरू करें और कहाँ पे। नंबरिंग अगर कर दिया जाए तो लीनियर की तरह काउंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि सर्कल में कोई एंड नहीं है, तो आपको अगर इनको अरेंज करना है, ठीक है, जैसे अभी अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इसको देख के ABCD का पोजीशन बताइए, तो ये आप बोलिएगा टॉप पे है, सी बॉटम में है। आपकी तरफ से देखे तो बी आप बोलिएगा राइट में है और डी लेफ्ट में है। हम देखें तो क्या दिखाई देगा? बी टॉप, डी बॉटम, ए लेफ्ट और सी राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर सब बदलता रहेगा। तो ऐसा काम ना हो कि भाई किताब कहाँ पे है तब सवाल का जवाब देना पड़े, आप कहाँ पे हैं किताब कहाँ पे है उसको देख के सवाल का जवाब देना पड़े। तो उसी के लिए रेफरेंस फ्रेम आता है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो सर्कल में कोई एंड नहीं है, इसी के कारण हम लोग यहीं पे एक रेफरेंस फ्रेम फिक्स कर लेते हैं, या यहीं पे एक को कप्तान बना देते हैं, और उसी के हिसाब से कोई पोजीशन बदलेगा तो बोलेंगे हाँ बदला है, वो यहाँ गया, वहां से वही यहाँ आया, है ना। तो सर्कुलर परम्यूटेशन का बात कभी भी होता है तो किसी एक को हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। बाद में आप सोच सकते हैं कि किसको फिक्स करेंगे, कैसे करेंगे, वो एक सवाल आगे चल के हो सकता है। वैसा भी सवाल हम लोग 11th क्लास में किए हैं, लेकिन इसका बेसिक्स क्या कहता है कि किसी एक को फिक्स कर लो। तो मान लीजिए कि पहला लाइन आ रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग R persons at a time from n persons। टोटल n persons है हमारे पास, n में से R को अरेंज करना है। तो हम बोले आपको permutation consists of 2 steps, number 1 selection and number 2 arrangement of that selected group। तो n में से R लोगों को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? NCR। अब R लोग सर्कुलर टेबल पे जाएंगे तो कोई एक फिक्स हो जाएंगे,
तो अरेंज फैक्टोरियल आर नहीं होगा, क्या होगा, एक फिक्स हो गया तो आर माइनस वन बचा, तो इसको कितने में से अरेंज कर पाएंगे, फैक्टोरियल आर माइनस वन। तो ये पहला पॉइंट हुआ। अगर एन थिंग्स का बोलते, आर का बात नहीं होता, एन के एन, अगर आप बोलते नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग n persons around a circular table, तो ये क्या होता, एक को फिक्स कर देते, बाकी को अरेंज कर देते, तो फैक्टोरियल n माइनस वन होता। अब फिर सवाल आगे बढ़ता है, तो आता है कि भाई पर्सन तो सर्कुलर टेबल में बैठा है, तो उसको दोनों तरफ से तो नहीं देख सकते कि हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, मून पे नहीं है, ग्रेविटी है, वो ऐसा बैठा है, तो आप इधर से और इधर से दोनों तरफ से तो नहीं देख सकते। उस ऐसा बैठा है तो आप उसको टॉप व्यू और बॉटम व्यू नहीं ले सकते, टॉप व्यू ही ले रहे हैं, ठीक है। तो या ये भी यहीं से अपने सामने से देख रहा है, कोई एक फिक्स हो गया, लेकिन यही अगर कोई नेकलेस हो बीट से बना हुआ, तो उसको अगर उसमें कोई लॉकेट नहीं लगा हुआ है, तो वहां पे क्या होता है कि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में कोई अंतर नहीं रह जाता है। कैसे, सो सुनिए। मान लीजिए ये चार बड़ा बड़ा बीट्स है, ये एक माला है जिसमें चार मोती लगा हुआ है, ए बी सी डी उसका नाम है, डिफरेंट कलर का बीट्स मान लीजिए लगा हुआ है। अब ये माला उधर से वरमाला होते हुए आप देखे होंगे किसी का, है ना, तो जब आप उधर से मान लीजिए अभी वरमाला को भी वर्ड हटा दिया जाए, ये माला को देखिए सिर्फ, तो जो सामने आपकी तरफ से देख रहा है उसको क्या दिखाई देगा, ए बी सी डी का कौन सा अरेंजमेंट है, ए बी सी डी के टर्म में अगर बोले तो इस अरेंजमेंट को ए बी सी डी के टर्म में ये क्या है, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है ए बी सी डी का, ठीक है। और उसके बगल में इसी का एंटी क्लॉकवाइज बनाए, तो ये माला को अगर आप उठा के ले आएंगे, ये दिख रहा है आपको ऐसा, तो ये माला को उठा के अगर यहाँ ले आया जाए और जो इधर से देखेगा यहाँ कोई नेकलेस का पेंडेंट नहीं लगा हुआ है, नेकलेस में कोई पेंडेंट नहीं लगा हुआ है, ताकि पता चले कि ये फ्रंट व्यू और ये बैक व्यू है, तो जो उधर से देख रहा होगा या देख रही होगी उसको ए, ठीक है, ध्यान से देखिए, जो इसको उठा के अगर यहाँ ले आए तो यही वाला अरेंजमेंट उसको एंड आपको ए बी सी डी कैसा दिखा, इधर से देखने पे क्लॉकवाइज दिखा, और वही अगर इसको यहाँ ले आए तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ है, तो वही चीज जब इधर से लोग देखेगा तो कैसा दिखाई देगा, ध्यान से देखिए, तो वही उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। जो आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है वही उसको उस साइड से देखने वाला को क्या दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो कभी कभी ऐसा परिस्थिति बनता है कि जिसमें हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में अंतर नहीं कर पाते। इसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है कि बीट्स के केस में बीट्स वाले में ही अगर एक पेंडेंट लगा दें तो फिर दोनों अंतर हो जाएगा कि भाई पेंडेंट यहाँ लगा है, फ्रंट नहीं है, बैक व्यू अलग है, तो आप माला को अगर उल्टा रख के देख रहे हैं तो वो उल्टा मतलब वो माला सही से नहीं रखा हुआ है, उसको उसमें बीट्स का पोजीशन बदलिएगा तभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा पेंडेंट के वजह से, ठीक है। तो उस केस में बीट्स वाला भी सवाल ऐसे ही हो जाएगा। और कभी अगर हम बोल दें कि भाई ये और ये दो केस है, पर्सन का ही है, और हम कह दें कि दे विल नॉट हैव सेम नेबर, सेम पड़ोसी नहीं होगा, तो ये केस और ये केस में सेम पड़ोसी ही होता है, ठीक है। देखिए ए का पड़ोसी कौन है, बी और डी, बी का पड़ोसी कौन है, सी और ए, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, जो क्लॉकवाइज का पड़ोसी होता है वही एंटी क्लॉकवाइज का। तो अगर हम ये चीज के लिए मना कर दे कि सेम पड़ोसी वाला केस को अलग काउंट नहीं कीजिए, तो पर्सन के केस में भी बाई टू हो सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक लाइन सुनिए, इफ वी आर अनेबल टू, तीसरा पॉइंट,
unable to differentiate between clockwise and एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। किसी भी कारण से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का अलग अलग काउंटिंग नहीं हो पाया तो देन मान लीजिए एंड डिफरेंट कलर बीट्स होता, ठीक है, उससे आप नेकलेस बना रही होते अराउंड अ सर्कुलर टेबल, उसमें कोई पेंडेंट नहीं है, तो वो यही वाला चीज क्या हो जाता, अगर n बीट्स होता, मान लीजिए एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन, ये बाई टू हो जाता। अगर दूसरा ही वाला केस होता तो n माइनस वन बाई टू हो जाता। पर्सन अगर हम बोल दें इसी में कि दे विल नॉट हैव सेम नेबर, दे विल नॉट हैव सेम नेबर, number of possible ways of arranging them around a circular table so that they will not have same neighbor, तो क्या हो जाएगा NCR इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन बाई टू। पर्सन में भी हो सकता है। बीट्स अगर एन डिफरेंट कलर का बीट्स है, उसमें से आर बीट सेलेक्ट करना है और एक नेकलेस बनाना है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल नेकलेस कितना हो सकता है NCR इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन बाई टू। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट उस केस में दोनों एक ही चीज दोनों को महसूस कराता है। एक सामने उधर से देखिए तो, और एक उसको पलट के रख दीजिए तो, जैसे ऐसे अभी रखा हुआ है, इसको अगर पलट करके रख दें तो वो हो जाएगा। तो पलट के किसको रखा जा सकता है, तो भाई माला को रखा जा, नेकलेस को रखा जा सकता है, अगर पेंडेंट नहीं है उसमें तो, लॉकेट नहीं लगा हुआ है तो। और फिर तो होगा कि भाई बीट्स वाला ऐसे कर लो, पर्सन वाला वैसे कर लो, नहीं। अगर इसी में हम एक लाइन यहाँ रुक के बोल रहे हैं कि अगर हम बोल दें कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग 10 persons around a circular table so that they will not have same neighbors, they will not have same neighbors, ठीक है। तो मतलब दोनों नेबर सेम होगा ऐसा नहीं, समझे। दे विल नॉट हैव सेम नेबर्स मतलब कोई पड़ोसी आ गया तो वो नहीं होगा दोबारा में, ऐसा बात नहीं कर रहे। सेम नेबर्स नहीं होगा मतलब ए के बगल में बी और डी आया है तो ए के बगल में फिर बी और डी होगा, ये नहीं चलेगा। बी के बगल में ए और सी आया है तो बी के बगल में ए और सी आए, ये नहीं चलेगा। मतलब ये दोनों केस को एक काउंट करना होगा, तो टोटल केस डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2। तो ऐसे हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन का ध्यान रखते हैं। तो इतना अभी काफी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बाद, और हम लोग प्योर प्रोबेबिलिटी पे लौट जाते हैं जो जहाँ थे। फिर जोड़ना होगा, कुछ और जोड़ेंगे, लेकिन अभी इतना काफी है। अब इसी पे अगर सवाल होता कुछ सवाल भी देख लीजिए, तब बात कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहला सवाल, हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर, या ऐसे लिखिए देयर आर 20 persons among whom 2 are brothers, 2 are brothers, ठीक है, 2 भाई है। हाउ मेनी पॉसिबल ways are there to arrange them around a circular table so that there are exactly one person, so that there are
exactly one person between those two brothers, between those two brothers, दो भाई के बीच में एक ही आदमी होना चाहिए। तो टोटल लोग कितना है? 20। ठीक है, उसमें से दो भाई है, तो कोई भी दो लोग भाई तो नहीं हो जाएगा, पर्टिकुलर होगा वो B1 और B2। उसके बीच में कितना बैठना चाहिए? एक। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि दो भाई को अलग कर लेते हैं। तो इधर कितना लोग बचा जिसपे कंडीशन नहीं है? 18। तो 18 में से एक चुन लेते हैं और उसको भाई के बीच में बैठा देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्लॉट एक वेरिएबल का काम करेगा, इसको एक बॉक्स में बंद कर दिए, जहां मूव करेगा ये स्लॉट में मूव करेगा। तो इधर कितना लोग हैं? 17, और ये एक का काम करेगा 18। तो 18 लोग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो सर्कुलर टेबल पे तो एक फिक्स हो जाता है, तो 18 चीज कितने वैसे अरेंज हो सकता है अराउंड अ सर्कुलर टेबल? फैक्टोरियल 7। विद इन दिस बॉक्स भाई अपने में सीट एक्सचेंज कर सकता है। तो ब्रदर 1 और ब्रदर 2 अगर अपने में सीट एक्सचेंज किया तो इनटू क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 आंसर। एक बार फिर से सुनिए क्या किए। 20 लोगों में से दो भाई था, उसको अलग किए। 18 लोग पे कोई कांस्टेंट नहीं है ऐसे, तो 18 में से जो बीच में बैठेगा वो 18 में से कोई भी बैठ सकता है। तो उसमें से एक को चुन लिए, उसको भाई के बीच में बैठा दिए और इस तीनों का एक बॉक्स बना दिए। जब मूव करेगा तो अब एक एक एलिमेंट नहीं मूव करेगा, ये बॉक्स मूव करेगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिर 18 में से कोई 18 C1 की है तो फिर कोई दूसरा चुनाएगा, तो उसको बॉक्स में बंद कर देंगे, फिर अरेंजमेंट कर लेंगे। तो 18 3 को बॉक्स में बंद किए तो ये एक वेरिएबल का काम कर रहा है। इधर कितना है? 17। तो 17 और एक 18 चीज अराउंड अ सर्कुलर टेबल, अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो सर्कुलर टेबल पे कभी भी जाते हैं तो एक फिक्स हो जाता है, एक को फिक्स करना पड़ता है। तो कितने में से अरेंज हो सकता है? फैक्टोरियल 17। आप विद इन दिस बॉक्स भाई अपने में सीट एक्सचेंज कर सकता है, कितने में से? फैक्टोरियल 2 वे से। तो इसका काम हो गया। अब यही सवाल अगर क्वेश्चन नंबर 5 में सर्कुलर टेबल होता तो क्या होता, जो आपको दिए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स sit around a circular table, sit around a circular table, find the probability, find the probability, सवाल बदल दिए, that boy and girl sit alternately, alternately, ये सवाल हो। तो सर्कुलर टेबल ले लीजिए, यहाँ से चलिए, मान लीजिए बॉय 1, गर्ल 1, बॉय 2, गर्ल 2, बॉय 3, गर्ल 3, बॉय 4, गर्ल 4, बॉय 5, गर्ल 5, बॉय 6। अच्छा, थोड़ा दूर दूर बना सकते थे, चलिए गर्ल 6। अल्टरनेट अरेंजमेंट, इसको थोड़ा बराबर स्पेसिंग करके बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी अल्टरनेट अरेंजमेंट है ना। तो बॉय और गर्ल सिस्टम के हिसाब से एक ही तरह का बिहेवियर है, तो किसी एक को फिक्स कर लेना है, बॉय को, या एक एक करके हर एक को नहीं फिक्स करना है, तब तो लीनियर हो जाएगा। तो हम बॉय और गर्ल में से किसी एक को फिक्स कर लिए। ठीक है, यहाँ कोई एंड नहीं है। मान लीजिए अगर बॉय को फिक्स कर दिया और बोले कि बॉय अपने में सीट एक्सचेंज करो, तो फैक्टोरियल 5। और गर्ल्स 6 है,
वो अपने में कितने में से सीट एक्सचेंज कर सकती है? फैक्टोरियल 6। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब बोलेगा हम दूसरी बार में गर्ल्स को फिक्स करेंगे, नहीं। अगर वैसे करके आप हर एक को फिक्स कीजिएगा तब तो लीनियर के बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिएगा तो। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स सिस्टम के हिसाब से दे आर इक्विवेलेंट, तो हम बॉय या गर्ल में से किसी एक को फिक्स कर ले, बाकी जो बचा वो अपने में अगर सीट अरेंज करे तो यहाँ अल्टरनेट अरेंजमेंट फेल नहीं होगा, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कार्ड्स का कर देते हैं। आपके पास है 7 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that 3 of them are red and 4 black? तो आप समझिए कि जो 52 कार्ड्स होता है उसमें किस टाइप का पार्टीशन होता है। आपको पता भी होगा कि वो 4 ग्रुप में डिवाइडेड होता है। एक होता है हार्ट, दूसरा डायमंड, तीसरा स्पेड और चौथा क्लब। ठीक है, 4 टुकड़ा में टूटा तो 52 कार्ड बटा 4, तो 13 कार्ड यहाँ होता है, 13 कार्ड यहाँ भी होता है, 13 स्पेड भी होता है और 13 क्लब भी होता है। ठीक है, तो हार्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है, ये भी डायमंड भी रेड कलर का होता है, स्पेड ब्लैक कलर का होता है और ये भी ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, हर 13 के अंदर कार्ड का नाम होता है किंग, एक कार्ड का नाम किंग, क्वीन, जैक, एस। ठीक है, तो जनरली चारों का नाम हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फेस कार्ड या ऑनर कार्ड। फेस कार्ड या ऑनर कार्ड। ठीक है, बाकी कार्ड पे नंबरिंग होता है 2 to 13, तो इसको बोल सकते हैं नंबर्ड कार्ड। नंबर्ड कार्ड 2 से 13 तक नंबरिंग होता है, 2 to 13 नहीं, 10 तक ही नंबरिंग होता है। क्या कि आप 4 अगर निकाल लिए 13 में से तो 9 कार्ड बचा, तो 2 से 10 में 9 कार्ड हो गया ना। तो ये सब में होता है, ये जो पैटर्न है ये हार्ट में भी होगा, फिर डायमंड में भी होगा, स्पेड में भी होगा और क्लब में भी होगा। तो आप ठीक से देखेंगे तो फेस कार्ड इसमें 4, फिर इसमें 4, फिर उसमें 4, उसमें 4, तो 16 फेस कार्ड हो जाता है टोटल अगर मिलाएंगे तो। ठीक है, अब आपसे बोले, मान लीजिए कि जो सवाल है वही देख लें पहले, 6 नंबर। 7 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that 3 of them are red? तो रेड कार्ड कितना है? 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है, तो 26 कार्ड है रेड, तो 26 में से कितना चुनिएगा? 3 चुनिए। एंड 4 ब्लैक, तो 26 ब्लैक भी है, तो ये क्या होगा? 26C4। टोटल कार्ड कितना था? 52C7। तो 26 कार्ड में से हम 3 कार्ड चुने और फिर 26 कार्ड में से 4 कार्ड चुने, टोटल 7 कार्ड चुने हैं, तो एनसीआर आ रहा है। टोटल वेज देखेंगे तो क्या है? 52 में से 7 कार्ड चुनना है, तो 52C7। अगर हम बोले इसी में एक और क्वेश्चन ले लें, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग a red, probability of drawing a red faced card, a red faced card अगर बोलते, छोटा सवाल देखिए, एक कार्ड निकाले हैं और वो रेड हो, तो रेड
रेड फेस्ड कार्ड का मतलब, और यहाँ पे बोले रेड फेस्ड कार्ड, ठीक है, तो रेड फेस्ड कार्ड का मतलब उसको फेस कार्ड से जोड़ के मत देखिए, ठीक है, ऐसा ऐसा कार्ड बोलिए, ठीक है, जो रेड जिसका शकल हो, तो रेड कितना है 26, तो ये डी बहुत काम का है, टोटल कार्ड कितना है 52। अगर यही बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड और फेस नहीं लगाए फेस कार्ड, तो कभी कभी अंग्रेजी से ही परेशान किया जाता है, रेड भी और फेस भी कार्ड, तो ये 4 कार्ड रेड फेस कार्ड है, और ये भी 4 कार्ड फेस कार्ड भी है और रेड भी है, तो ये क्या हो गया 8/52। तो ये डी देखिए कभी कभी आपको परेशान कर सकता है, मैंने ये बुझावल टाइप का चीज हो गया, माइंड पजल्स टाइप का, तो उस खाली सुन लिए बस वही खत्म हो गया, बाकी जैसे बनाते हैं बाकी में करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कार्ड का भी जानकारी आपको दे दिए। अब थोड़ा सा आप जो वेन डायग्राम यूज किए थे सेट्स में उसको भी लिंक करके यहाँ ले आते हैं। देखिए आपको याद होगा कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर मान लीजिए 2 सेट, सेट ए और सेट बी, ये ए है ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, सेट ए में कुछ एलिमेंट आया सेट बी में कुछ एलिमेंट आया, तो ये टुकड़ा क्या कहलाता है, ये जो आप देख पा रहे हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इसके लिए सिंबल तो हम लोग ए माइनस बी यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं ओनली ए, ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ ए में होगा, सिर्फ ए में होगा बी में नहीं होगा, सिर्फ ए के पास होगा, वो यहाँ होता है, उसको बोलते हैं ओनली ए। तो सिंबल तो यूज कर लेते हैं हम लोग ए माइनस बी, उसके लिए ए माइनस बी मतलब सेट ए से उनको हटाओ जो ए और बी में दोनों में है, आप ऐसे पढ़े थे ए माइनस बी करके एक सिंबल, तो ये क्या था, अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, तो ये क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसे किसको हटाते हैं ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट को हटा देते हैं, ठीक है, ये ऐसे चलता है ये टुकड़ा। तो ओनली बी भी आप सोच सकते हैं, तो सबको अगर जोड़े तो ए और बी को मिला के लिखे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाता है, वो आपको पता है, ओनली ए में क्या आया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, प्लस दूसरा वाला जमीन में कौन आया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, फिर ओनली बी में क्या आया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और बी इंटरसेक्शन ए एक ही चीज होता है, तो ये कट भी गया, तो ये क्या होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट वाला हो गया। अगर सबको नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दें, सबको किसे डिवाइड कर दें एन ऑफ एस, एन ऑफ एस, एन ऑफ एस, एन ऑफ एस, तो ये क्या बन जाएगा प्रोबेबिलिटी का भी फॉर्मूला हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर आप कुछ डी मॉर्गन्स वेन डायग्राम का यूज करके
वेन डायग्राम का यूज करके कुछ डिमॉर्गन्स रूल भी पढ़े थे, तो उस पर भी बात हो सकता है। पहले 3 सेट वाला देख लीजिए। तो 3 सेट वाला पहले देख लीजिए, फिर चलेंगे और कहीं। ये है ए का जमीन, ये है बी का जमीन, और ये है सी का जमीन। ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो हम इतने जमीन का नाम, जो यहाँ पे एलिमेंट है उसको बोल रहे हैं एक्स, यहाँ जो है वाई, यहाँ बोल रहे हैं जेड, और यहाँ बोल रहे हैं डब्लू। ये इतना ही है, ये जो इतना देख रहे हैं यही डब्लू का है, ठीक है। तो आप x के बारे में बोलेंगे तो x क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि क्या आप W के बारे में बता सकते हैं या x प्लस वाई के बारे में बता सकते हैं, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो x पता है तो y क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ माइनस x। तो x क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो जैसे आप x से y निकाल सकते, w भी निकाल सकते, तो डायरेक्ट अगर w बोले तो ये क्या होगा? w प्लस x को लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन C। ऐसा जमीन जो A और C दोनों का है, या ऐसा एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट जो A में भी है और C में भी है। तो w प्लस x को हम क्या बोल सकते हैं? A इंटरसेक्शन C। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट डील करना है तो n ऑफ लगा दिए, तो w क्या हो गया? w हो गया n ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सिमिलरली z का बात कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? n ऑफ, क्या लिखिएगा? z का बात करेंगे तो B इंटरसेक्शन C माइनस x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अच्छा, अगर हम बात करना चाहें कि A इंटरसेक्शन B, ठीक है, A इंटरसेक्शन B, अब आपके पास है y, w और z मिल गया, ठीक है, y, w और z मिल गया है। अब अगर आप A यूनियन B यूनियन C निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ अगर ये वाला पार्ट निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C अगर निकालेंगे तो क्या होगा? A यूनियन B को अगर अलग करके आप देख लेते हैं और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली C जोड़ दीजिएगा, ये वाला, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ओनली C को, इसको आप लिख सकते हैं n ऑफ C माइनस x माइनस z माइनस w। तो ये सारा वैल्यू अगर डाल दीजिएगा तो ये बन जाएगा, ये वैल्यू डाल के आप देख सकते हैं A यूनियन B यूनियन C। तो ये अरेंज करने पे आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस, टेकन टू एट ए टाइम, A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अगर इसको प्रोबेबिलिटी में बदलना चाहते हैं तो n ऑफ s से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको n ऑफ s, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिए, n ऑफ s, n ऑफ s, n ऑफ s, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, n ऑफ s, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, n ऑफ s, n ऑफ s बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s से डिवाइड कर दिए। तो ये क्या बन गया? तो आपके पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे भी आप सवाल बना सकते हैं, 3 सेट वाला, 2 सेट वाला। अगर इवन 4 सेट का भी हो जाए तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ए बी सी डी 4 तो लिखेंगे तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। सुन लीजिए, तो एक एक करके लाइए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का अगर बात कीजिएगा तो एक करके लाए तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ डी माइनस साइन चेंज कर देंगे, दो दो करके ला रहे। तो आपके पास क्या है, अगर कल के डेट में 4 के लिए हुआ तो 4 के लिए हुआ, चाहे 4 से ज्यादा के लिए भी हुआ। तो पहले क्या लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, सब पॉजिटिव। अब दो दो करके माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। 4 में से 2 चुनेंगे तो 6 टर्म आएगा, तो 6 टर्म सबका सब माइनस में। फिर 3 करके लाइए तो प्लस में होगा। तो ये क्या होगा, पी ऑफ, मान लीजिए डी को हटा दिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर हटा दिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, फिर हटा दिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, फिर ए को हटा दिए पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो आप ऐसे करके 3 से ज्यादा का भी टर्म ये फॉर्मूला खुद से सोच सकते हैं। 1 एट ए टाइम सब पॉजिटिव, 2 एट ए टाइम सब नेगेटिव, 3 एट ए टाइम सब पॉजिटिव, 4 एट ए टाइम सब पॉजिटिव हो। पहले 1 एट ए टाइम लिए तो पॉजिटिव, 2 एट ए टाइम तो नेगेटिव, 3 एट ए टाइम पॉजिटिव, तो 4 एट ए टाइम तो नेगेटिव। अल्टरनेट प्लस माइनस, ये 2 के लिए भी होता है, 2 सेट हो रिलेटेड हो तो भी, 3 हो तो भी, 4 हो तो भी। तो ऐसे करके आप इनसे जुड़ा हुआ सवाल कीजिए। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे रिगार्डिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेट्स का। बात आप सुन लिए। अब जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें बात होगा किसका, कंडीशनल का। अभी आपको होमवर्क में करना चाहिए वैसा सवाल जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी चैप्टर में अवेलेबल है, उसको कंप्लीट कर दीजिए। वहां तक हम लोग बात मेजर पार्ट कर लिए। कुछ और जोड़ना होगा तो धीरे धीरे जोड़ देंगे, जैसे कि डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, डी अरेंजमेंट, तो वो सब बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप सिर्फ इस फॉर्मूला पे फोकस करिए अभी के लिए, ठीक है। तो बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।